हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस सी सेट की इस महासीरीज में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट को ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों 29 क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि समझ में नहीं आया, तो इसे हम दोबारा बता देते हैं आपको। दोस्तों देखो, यदि ए बी से कम दौड़ता है, ए जो है ना किससे कम दौड़ रहा है, बी से कम दौड़ रहा है, ठीक है। ये बात कही है इसमें, एक तो ये आपको ध्यान रखनी है। यदि ए बी से कम दौड़ता है और बी सी के बराबर चाल से लेकिन उससे अधिक नहीं दौड़ता, जो बी है ना वो सी से बराबर लेकिन उससे अधिक नहीं दौड़ता, तो ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है। अब इसमें बताया, इसमें पूछा है कि ए की तुलना में सी का मतलब सी के बारे में पूछा है कि सी कैसे दौड़ता है ए की तुलना में, तेज, कम, ज़्यादा या कम, ये पूछा है कहने का मतलब। अब देखो, एक चीज़ तो ये बताया है कि ए जो है ना बी से कम दौड़ता है, ये बात तो ठीक है। और इसमें क्या बताया है, बी जो है ना सी से बराबर में दौड़ सकता है या उससे कम दौड़ सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं दौड़ सकता। अब हमको पूछा है ए और सी का मतलब, जो ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है। अब एक बात तो इसमें ये बराबर है, एक बात तो फिक्स है दोस्तों। क्या फिक्स है कि भाई जो बी है ना सी के बराबर दौड़ता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई कम दौड़ेगा, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कह सकते हैं कि बी अगर सी के बराबर दौड़ता है, अगर बी सी के बराबर दौड़ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सी है ना वो ए से तेज दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा तेज, क्योंकि बी, यहाँ पे ए है ना, ये पहले वाली सिचुएशन में यहाँ पे ए बी से कम दौड़ रहा है। जब हमने तुलना करी तो इसमें ये क्या है हमने कि बी सी बराबर दौड़ते हैं। अगर यहाँ हम देख रहे हैं कि ए कम दौड़ रहा है बी से, तो यहाँ क्या देखा रखा है, बी बराबर दौड़ रहा है सी से। बी और सी बराबर है, तो इसका मतलब यही तो हुआ, क्या हुआ कि सी है ना वो ए से तेज दौड़ेगा। इसका मतलब तो यही हो रहा है, क्योंकि अगर ए बी से कम दौड़ रहा है यहाँ पे कंपेरिजन में, मतलब यहाँ हमने तुलना करी जब इसमें कम दौड़ रहा है और यहाँ बी और सी बराबर बताया हमने, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए है ना वो तेज दौड़ रहा है सी की तुलना में। सॉरी, सी है ना ए की तुलना में तेज दौड़ रहा है, सी पूछा है यहाँ, सी जो है ए की तुलना में तेज दौड़ रहा है, इसलिए इसका आंसर दोस्तों बी आया था। और ये किसी ने पूछा था कि ये मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए हम दोबारा बताया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब आगे का क्वेश्चन है, कितने नंबर से है स्टार्ट, ये शायद, हाँ ये आ गया 48 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को, क्योंकि वो क्वेश्चन किसी के समझ में नहीं आया था, इसलिए उन्होंने पूछा, फिर हमने दोबारा बताया आपको। अभी भी समझ में नहीं आया था, आप दोबारा पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रधानाचार्य के एक पद और उप प्रधानाचार्य के 2 पद के लिए चयन होना है, ये बात कही है इसमें, ठीक है। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए 6 उम्मीदवारों में से केवल 2 उम्मीदवार प्रधानाचार्य के पद के लिए पात्र हैं, केवल 2 उम्मीदवार प्रधानाचार्य के पद के लिए पात्र हैं, जबकि उप प्रधानाचार्य के पद के लिए वे सभी उम्मीदवार पात्र हैं, ये बताया, वो सभी उम्मीदवार पात्र हैं, ठीक है। चुने जाने वाले उम्मीदवारों के सभी संभव संयोजकों की संख्या क्या होगी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये एक अपने मैथ में एक टॉपिक होता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्युनिकेशन, ये टॉपिक होता है। और इससे क्वेश्चन यूपीएससी में हर साल आता है, यूपीएससी में सी सेट के पेपर में हर साल क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से विशेषकर, और इस टॉपिक से आता है, और वो हमको ये समझ में नहीं आती कि इस टॉपिक से क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमको ये देखना है कि भाई कितने संभावनाएं हो सकती है एक प्रकार की, ये तो पूछा है सभी संभव संयोजकों की संख्या में। अब देखो, बड़ा सीधा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। देखो,
इसमें बोला है कि प्रधानाचार्य के पद और उप प्रधानाचार्य के पद, 2 पदों के लिए चयन होना है, प्रधानाचार्य के लिए और उप प्रधानाचार्य के लिए, ठीक है। और साक्षात्कार मतलब जो इंटरव्यू लिया था उसमें 6 उम्मीदवार बुलाए। एक बात तो हो गई तय कि भाई 6 उम्मीदवार थे जिनका हमें इंटरव्यू लेके उनका सिलेक्शन करना है दोनों पोस्टों के लिए, ठीक है। 6 उम्मीदवारों में से केवल 2 उम्मीदवार प्रधानाचार्य के लिए पात्र हैं। तो टोटल उम्मीदवार कितने हैं दोस्तों? टोटल है 6। अब प्रधानाचार्य के लिए कितने उम्मीदवार हैं का चयन होना है? प्रधानाचार्य के उम्मीदवार केवल 2 उम्मीदवारों का चयन होना है। तो उसमें एक फॉर्मूला टाइप का होता है, 2 कैंडिडेट होंगे उनमें से चुनने। तो 2C 2 अपॉन, मतलब ये होता है 2C/1। इसका मतलब ये है कि 2/1/1 ये होता है इसका मतलब, समझे? इसका मतलब ये होता है 2C/1 का मतलब। इसी प्रकार आगे देखो, इसी प्रकार दोस्तों आगे जब हम देखते हैं दोस्तों, तो आगे क्या दे रखा है? जबकि उप प्रधानाचार्य के पद के लिए वे सभी उम्मीदवार पात्र हैं। अब भाई प्रधानाचार्य के पद के लिए सभी उम्मीदवार पात्र हैं, तो चुने जाने वाले उम्मीदवारों की सभी की संभव संयोजक ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, अगर भाई प्रधानाचार्य के लिए हो गई कैंडिडेट। अब क्या है, ये केस जो है एंड का केस है। इसमें क्या कहना है कि जो और उम्मीदवार है ना उप प्रधानाचार्य के लिए, अगर भाई 2 उम्मीदवार यहाँ हो गए तो क्या हो गया कि और भी उम्मीदवार हैं, लेकिन पहले एक सिचुएशन दे रखी थी कि पहले सिचुएशन दे रखी थी कि जो उम्मीदवार है उनमें से 2 उम्मीदवार तो उसके लिए हो गए, अब उप प्रधानाचार्य के लिए कितने होंगे ये तो पूछा है। अब ये बात है भाई, एक उम्मीदवार तो वहां गया कहाँ पे? प्रधानाचार्य के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं दोस्तों उप प्रधानाचार्य कितने होंगे, तो एंड का केस में हम इसे मल्टीपल करते हैं, 5C2 ये होता है इसका मतलब। इसका मतलब क्या हुआ? 2/1/1 ये हो गया एक, तो क्योंकि सी के यहाँ एक आता है ना, इसका मतलब ये मल्टीपल में नीचे अपॉन में एक होता है, इंटू 5/4/2, क्योंकि 2 यहाँ पर आया सी के बाद, इसलिए से ये मल्टीपल हो जाएगा। अब ये दोनों मल्टीपल हुए और जब ये कटेगा तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2×10 बराबर 20। तो ये संभव मान पूछा है ना, सभी संभव संयोजकों की संख्या, तो वो कैंडिडेटों की संख्या होगी 20, और ऑप्शन में 20 है नहीं है इसमें, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है दोस्तों कि ये एक टॉपिक होता है, ऐसे आप समझ में, मतलब आपने कहीं पढ़ा होगा तब ये समझ में आएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से लिया गया है, तो अभी समझ में एक बार फिर से आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो अगला क्वेश्चन है वो आपके आराम से समझ में आएगा, और वो भी यही टॉपिक से लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, और आगे भी और क्वेश्चन पेपर में भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, यहीं पे ये टॉपिक आगे भी आएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो गया दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, एक विद्यार्थी को एक पाठ्यक्रम के लिए 5 विषयों नामंत वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित फर्स्ट, गणित सेकंड में से 2 को चुनना है। अब इसमें एक चीज तो कह दी भाई, 2 को तो चुनना है, ठीक है। गणित फर्स्ट मतलब गणित सेकंड केवल तभी चुना जाएगा जब फर्स्ट चुनेगा, ये और कंडीशन रख दी। गणित सेकंड तभी चुनेगा जब यदि गणित फर्स्ट चुनेगा जब, एक तो ये कंडीशन है। 2 विषयों को चुने जाने सकने के वाले संभव संयोजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही, ये भी परमुटेशन और कॉम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, मैथ्स 1 दे रखा है और एक दे रखा है मैथ 2। इसमें दे रखा है कि दोस्तों मैथ्स 2 तभी चुनेगा जब वो फर्स्ट चुनेगा, ये कंडीशन तो दे रखी है, ये दे रखी है यहाँ पे, ये जो दे रखी है ये दे रखी है, ठीक है। अब देखो दोस्तों 2 विषय चुने जाने, तो 2C2
दो क्यों? क्योंकि दो उन्होंने दे रखी, खुद ने दे रखा है कि दो तो चुने जाने हैं आपको, ठीक है। अब भाई अगर दो चुने जाने, ठीक है, तो एक बात तो फिक्स हो गई कि भाई दो विषय तो चुन लिए आपने, ठीक है। अब जो विषय बचे हैं उनमें से ये हो गया कि क्योंकि वो बात कंडीशन ये दे रखी थी कि मैथ टू को चुनेगा ना, उसके लिए वन चुनना जरूरी है, यही तो हुई थी बात। इसका मतलब एक सब्जेक्ट तो चुन लिया, पांच में से एक सब्जेक्ट तो चुन ही लिया, क्योंकि तो कंडीशन में रखा गया ना कि सेकंड को चुनने, मैथ सेकंड को जब ही चुन सकते हैं जब फर्स्ट को चुनेंगे। तो पांच में से एक सब्जेक्ट तो चुन लिया, ठीक है। बचे कितने? चार सब्जेक्ट। अब ये क्या है? ये और का मेथड है, वो एंड का था इससे पहले क्वेश्चन में, ये और का है। एंड का और का मतलब, इसका मतलब ये है कि इसमें प्लस होगा और उसमें मल्टीपल हुआ था, प्लस चार, फिर इसको भी दो चुनने हैं, C2। अब देखो ये वैसे ही होगा जैसे मैं पहले बताया था, 2 × 1/2 प्लस 4 × 3/2। देख लो ये 2 यहां पे देख लो, यहां सी के बाद जो 2 लिखा है ना उसे लिख रहा हूं मैं नीचे, आपको दिख रहा हो। यहां भी सी के बाद 2 दिख रहा है, उसी को लिखा है मैंने। यहां भी सी के बाद 2 दिख रहा है, ये देख लो। 2 से 2 गया, 2 से 4 से 2 गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 1 + 6 = 7। तो संभव, उसके संभव संयोजकों की संख्या होगी दोस्तों 7। अब दोस्तों अगर अभी भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अभी फिर से बताता हूँ। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको फिर से बताता हूँ, क्योंकि ये परमुटेशन और कॉम्युनिकेशन का मतलब जो टॉपिक है ये समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने यदि पढ़ा नहीं होगा ना तो ये समझ में नहीं आएगा। अब दोबारा बताता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन ना उसी टॉपिक से लिए गए हैं तो इसे आराम से समझेंगे। पहले देखो, एक विद्यार्थी को एक पाठ्यक्रम के लिए 5 विषयों को चुना जाना था, ठीक है। ये बात तो फिक्स होगी कि 5 विषय हैं, ये आपको पता चल गया। और नाम दे दिए वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित फर्स्ट और गणित सेकंड, ठीक है। दो गणित सेकंड में से दो चुने जाने हैं, मतलब ये पांचों में से दो चुने जाने हैं सब्जेक्ट में, ठीक है। गणित सेकंड केवल तभी चुन सकता है जब फर्स्ट चुनेगा। एक कंडीशन ये दे रखी है कि गणित फर्स्ट मतलब सेकंड तभी चुनेगा जब फर्स्ट चुनना पड़ेगा उसे, ठीक है। दो विषय चुने जाने सकने की संभव संयोजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक तो हो गया मैथ फर्स्ट और एक हो गया मैथ सेकंड। ये कह रहा है कि अगर सेकंड चुनेगा तो फर्स्ट तो चुनना ही पड़ेगा जब ही सेकंड चुन पाएगा, ठीक है। और एक और चीज, ये और का केस है, मतलब वो था एंड वाला मेथड और ये और वाला है। और का मतलब होता है प्लस में। अब देखो दो वैसे चुनने तो 2C2, ये तो फिक्स हो गया, दो वैसे तो चुनने। सी के बाद 2 जो आता है वो अपॉन में आता है, जो आप बताऊंगा आगे, प्लस भाई मैथ 2 चुन रहा है जब एक चुनना पड़ रहा है उसे, तो इसका मतलब एक सब्जेक्ट तो चुन लिया उसने, एक तो उसे कंडीशन की वजह से चुनना पड़ा, तो इसका मतलब एक सब्जेक्ट तो चुन लिया। तो बचे कितने? 5 में से अगर एक सब्जेक्ट चुन लिए तो बचे कितने? 4। तो 4C/2। 2 क्यों किया है हमने? क्योंकि दो सब्जेक्ट चुने जाने की पूछा है उसने, देख लो यहाँ पे संभावना, इसलिए हमने 2 किया है। इसको C/1/2। 2 क्यों किया नहीं अपॉन में? क्योंकि यहाँ C के बाद 2 है इसलिए, प्लस C/3/2। यहाँ पे जो संख्या आती है ना, ये वाली संख्या, ये इसके जस्ट पीछे वाली कुछ संख्या आती है। ये मैंने 3 के बाद 4 के बाद 3 लिखा है, इधर देख लो 2 के बाद 1 लिखा है। 2 से 2 कटा, 2 से 4 से 2 कटा, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गया 7। तो उसकी समकक्ष संयोजक की मान संख्या दोस्तों 7 है, इसलिए इसका आंसर सी है। अभी भी कह रहा हूं, अभी भी क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया हो आपको तो आप फिर से पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए समझ में, अगर आपको पहली बात तो समझ में आ गया होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो आप फिर से कम्युनिकेशन और परमुटेशन का एक चैप्टर होता है छोटा सा, आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम अलग से टॉपिक पढ़ाएं। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहा, इसलिए हमको दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर आएंगे क्वेश्चन पेपर में। तो ये जो क्वेश्चन है परमुटेशन और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन जरूर आते हैं हर साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 5 जोड़े काले मोजे, कुछ जोड़े भूरे मोजे ऑर्डर करता है, ठीक है।
एक काले मोजे की कीमत एक भूरे जोड़े की कीमत से 3 गुनी है। अच्छा, बिल बनाते समय बिल क्लर्क ने काले और भूरे जोड़ों की संख्या की गलती से आपस में बदल दिया। मतलब उन्होंने काले की जगह भूरे को, भूरे की जगह काले को, मतलब वो बिल में गड़बड़ी हो गई। अब क्या हुआ जिसके कारण बिल 100% बढ़ गया। तो मूल ऑर्डर से जो भूरे मोजे की जोड़ों की संख्या वो कितनी है। एक चीज तो दे रखी है, भूरे मोजों की संख्या पूछिए तो ब्राउन, संख्या पूछिए तो एन, ब्लैक मोजे थे, क्योंकि उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, एक काले मोजे की जोड़े की संख्या भूरे मोजे के 3 गुनी है। तो इसका मतलब 3 रुपये मान सकते हैं, ब्लैक के 3 रुपये हो गए, ब्लैक के 3 रुपये हो गए, क्योंकि 3 गुना है ये तो बोला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्राउन की रेट है वो 1 रुपये हो गई। ठीक है, ये बात तो होगी। अब देखो प्रारंभिक बिल क्या था, प्रारंभिक बिल क्या था। तो एक बात तो हो गई, क्या हो गई कि 5 × 3, 3 क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ ब्लैक जो मोजे हो 3 गुना है, यही तो कहा है 3, प्लस n×1। n×1 का मतलब क्या है कि ब्राउन मोजों की संख्या n से हमने मल्टीपल किया है, n संख्या मानी ब्राउन की और उसकी रेट मानी है 1 रुपये। ठीक है, ये हो गया, ये तो पहले हो गया प्रारंभिक, ये तो प्रारंभिक वाला हो गया। अब कह रहा है कि वो गलती के बाद, ये तो प्रारंभिक था, अब गलती के बाद क्या हुआ, बिल क्या हुआ था, गलती के बाद बिल क्या हुआ है, बिल ये हुआ है एन गलती से, क्योंकि ये वाला है ना, ये तो बोला है गलती से बिल चेंज कर दिया, n×3 + 5×1 ये कर दिया बिल, पहले ये था और अब ये कर दिया। ठीक है, अब ये बात तो हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें ये दे रखा है कि भाई 3n + 5 बराबर ये हो गया 15 + n, ये तो ये हो गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखे कि जो बिल बना था उसमें गलती होगी 100% की। 100% की गलती का मतलब है कि भाई बिल है ना दुगना हो गया, तो हमने यहां बिल दुगना कर दिया। ठीक है, अब जैसे हमने दोगुना किया तो यहां हो गया 3n + 5 बराबर 15 दूना 30 + 2n। ठीक है, 3n और 2n में मतलब n बचा, 30 में से 5 गया तो 30 में से 5 गया तो 25, तो n बराबर कितना है 25। तो जो भूरे मोजों की संख्या है दोस्तों वो आ गई 25, डी आंसर। दोस्तों क्वेश्चन लेंदी नहीं है, क्वेश्चन बहुत सीधा है, लेकिन इसको हम समझना पड़ेगा आपको। आराम से फिर से बताते हैं एक बार। देखो क्या दे रखा है, कुछ नहीं, देखो क्वेश्चन में दे रखा है 5 जोड़े काले मोजे और भूरे मोजे ऑर्डर की किसी ने, एक काले मोजे की जोड़े की कीमत भूरे मोजे की कीमत से 3 गुनी है। ठीक है, बिल बनाते समय क्लर्क ने क्या गलती कर दी, क्या कर दी, काले की जगह भूरे, भूरे की जगह काले ऑर्डर कर दिए, आपस में बदल दिए, उसकी परसेंटेज 100% के बिल बढ़ गया, त्रुटि हो गई उनमें। तो मूल ऑर्डर में भूरे उजड़ों की संख्या पूछी। तो देखो भूरे मोजों की संख्या मान ली हमने n, ब्लैक ब्लैक जो मोजे थे वो भूरे मोजे से 3 गुना थे, तो उसका रेट मान लिया हमने 3 रुपये। तो ब्लैक ब्राउन के कितने हो गए 1 रुपये। ठीक है, प्रारंभिक बिल क्या था 5 गुना था, तो 5×3, 5 जोड़ी थी तो 5×3, और ब्राउन की संख्या हमने n मानी है, तो n×1, क्योंकि 1 गुना वो 3 गुना थी, ये 1 गुना था। ठीक है, ये हमने किया, ये तो गलती, ये तो क्या प्रारंभिक बिल था, लेकिन गलती होने के बाद क्या हुआ उल्टा हो गया, n×3 + 5×1, ये तो होगी बात। अब क्या हुआ दोस्तों, त्रुटि हुई थी किसमें, गलती के बाद, तो गलती हुई थी, तो ये वाला जो गलती के बाद, ये पहले ये प्रारंभिक बिल ये था ना, इसको हमने 2 से गुणा किया, 2 से गुणा इसलिए किया क्योंकि दोगुना हो गया, 100% का मतलब है दोगुना हो जाना, मतलब एक प्रकार से भाई जितना था उतना ही हो गया। तो हमने इससे दोगुना किया, तो ये संख्या थी, ये हमने यहाँ निकली, फिर ये इसे दोगुना किया तो ये आ गया पूरा, फिर हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया n। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर आ गया n, क्योंकि ब्राउन जोड़ों की संख्या पूछी थी मोजों की। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहे क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं, आप पूछ नहीं सकते, फिर से पूछ सकते हैं।
ठीक है। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए आप पहले आराम से, कि सिर्फ पत्रिका X पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका Y पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या के 3 गुनी है। 3x बराबर y, मतलब क्या है? 3 गुनी है y से, ठीक है। सिर्फ पत्रिका N पढ़ने वाले और कि व्यक्तियों की संख्या X पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या के कितना है? 3 गुना है। इसमें क्या कह दिया? 3y बराबर x, ये हो गया, ठीक है। ये तो हमको बन गई, ठीक है। तब निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ठीक है भाई, निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। दोनों पत्रिकाओं पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या सिर्फ पत्रिका X पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या के दोनी है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों पत्रिका पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, X और Y, सिर्फ पत्रिका X पढ़ने वाले व्यक्तियों की दोगुनी है, ये तो इसमें कहीं है ही नहीं है, ये तो कंडीशन ही नहीं है। 3x बराबर y है या 3y बराबर x है, तो ये दोगुनी कहाँ से हो जाएगी? ये तो नहीं है। उन व्यक्तियों की कुल संख्या जो या तो कोई एक पत्रिका पढ़ते हैं या दोनों पत्रिका पढ़ते हैं, दोनों पत्रिका पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या के दोगुनी है, ये भी ऐसा फिक्स नहीं है, दोगुना तो कहीं है ही नहीं है। मतलब इसमें कंडीशन क्या है? 3 गुना उसके y के बराबर है, इसमें 3y x के बराबर, दोगुना का तो कोई केस ही नहीं है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों कूट 1 और कूट 2 दोनों गलत है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों डी। इसमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में जो कहा है उसी को हमने किया है। क्वेश्चन में कहा है कि x पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका y पढ़ने वालों की 3 गुनी है, तो हमने यही किया, 3 गुना कर दिया y के। फिर उसने कहा इसके विपरीत करा कि y 3 गुना है x के, तो ये कर दिया। फिर हमने इनकी कंडीशन देखी तो इसमें तो कहीं आंसर ही नहीं आ रहा, कहीं मैच नहीं कर रहा, तो हमें क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 क्वेश्चन। नीचे दिए गए आरेख में ग्राफ दे रखा है, उसमें ए और बी वर्ष दे रखे हैं 2000 से 2010 तक, उपार्जक दिखाए गए हैं। ये एक्स अक्ष पर दे रखा है उपार्जक और वाई अक्ष पर दे रखा है या दे रखा वर्ष, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज तो आपको देखो, जो एक्स ना, जो देखो यहाँ तक तो ए बढ़ रहा है और यहाँ फिर बी बढ़ रहा है, ये तो है इसमें कंडीशन। अब देखते हैं हम, तो इसमें देखो क्या देखना है कि पहली बात तो ए और बी के बीच जो अंतर है, मतलब कहने का मतलब 2000 से और 2007 तक, 2000 से और 2007 तक एक्स और वाई का जो अंतर है वो कितना है डिफरेंस? वो डिफरेंस है दोस्तों एक्स। इसी प्रकार 2007 से और 2010, ये इसका मतलब b माइनस ई, ये कितना है दोस्तों डिफरेंस? ये डिफरेंस है दोस्तों कितना? y, क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों दे रखा है, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, इसके अलावा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ठीक है, इस अवधि के दौरान औसत रूप से ए ने बी से अधिक उपार्जन किया। देखते हैं हम, इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने, जो एक्स ने वाई से ज़्यादा उपार्जन किया, यही तो हुआ इसका मतलब। देखते हैं हम भाई, तो देखो आप देखेंगे यहाँ, देख लो ए ने बी से अधिक, देख लो यहाँ पे आप देखो बिल्कुल अलग किया है, यहाँ पे आप कंडीशन भी देख लो अलग किया है, और जबकि बी ने देखो यहाँ कम किया है, यही तो है इसका मतलब। तो ठीक है, ये देखते हैं हम, अभी निष्कर्ष नहीं पहुँच सकते, पहले अलग ऑप्शन देखते हैं। इस अवधि के दौरान औसत रूप से बी ने ए से अधिक उपार्जन किया। भाई बी ने ए से कहाँ किया है? कम किया है भाई, देख लो आप, बी ने ए से तो कम ही किया है ना, ज़्यादा तो नहीं किया, तो ये तो हो नहीं सकता। इस अवधि के दौरान ए और बी के उपार्जन समान है, ये तो है ही नहीं है, समान तो दोनों में किसी कंडीशन में नहीं है। इस अवधि के दौरान ए का उपार्जन बी के उपार्जन की तुलना में कम है। भाई ए का उपार्जन बी की तुलना में कम है, ज़्यादा है, कम नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन का आंसर, इसका आंसर आएगा दोस्तों ए। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब आपको देखना है उसमें ग्राफ में उसके हिसाब से आंसर निकालने। ये मैंने पूरा बताया ना आपको, ये इसलिए बताया है दोस्तों, जो हम कोई भी अक्ष निकालते हैं ग्राफ में तो दो चीज़ होती हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष।
इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स आ गया। इन दोनों का निकाला 2007 से 10 के भी तो वाई आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए और बी है ना, वो एक्स और वाई अक्ष पर जब हमने देखे ना, तो उसमें ये होगा कि भाई ए है ना वो ज़्यादा उपार्जक है। कहने का मतलब ये कि वृद्धि ज़्यादा हो रही है, जबकि बी की यहाँ पे कम हो रही है। और तुलनाएं पूछिए, जब हमने ऑप्शन देखा तो इसका आंसर निकल के आया दोस्तों ए। इसका आंसर आ गया ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 53 वाला क्वेश्चन। ये पैप टंकी नल वाला क्वेश्चन आते हैं जिनमें से क्वेश्चन है दोस्तों, दो नल है ए और बी। ठीक है भाई, ए और बी हमने मान ली है। किसी टंकी की अलग अलग क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। ये 20 में भर रहा है, ये 30 में भर रहा है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दी जाए तो टंकी पूरा भरने में समय कितना लगाएंगे। अब देखो उनका एलसीएम निकालते। एलसीएम लेते हैं 60, दोनों में जा सकता है जिसका भाग 60। 20 में 60 का दिया था हमने 3, और ये हो गया 2। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कितने में भर रहे हैं, 5 में। 3 और 2 5, 60 चीज को 5 में भर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा कर देंगे 60/5 बराबर 12। 12 क्या है यहाँ पे, 12 मिनट। कि दोनों ना नल को 12 मिनट में भर देंगे। देखो आपने पाइप टैंकी पढ़ा हुआ, उसमें क्षमता और उसके बारे में बताते हैं। ठीक है भाई, एक भर रहा है नल, ए भर रहा है 20 मिनट में, नल बी भर रहा है 30 मिनट में। हमने इनका एलसीएम लिया 60, तो ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार। ये जा रहा है 2 बार। 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो भाई 60 चीज को 5 5 भर रहे हैं, मतलब उनकी क्षमता 5 है। तो 60/5 किया तो कितना आ गया, 12। 12 × 60 होता है। तो दोनों मिल के ना कितने भर सकते हैं टंकी को, 12 मिनट में। इसलिए इसका दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर आ गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीधे सीधे क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है कठिन है, क्वेश्चन बहुत सीधे हैं, बस आपको समझने हैं। दोस्तों क्या दे रखा है, एक घन के 6 विभिन्न फलकों में से प्रत्येक को भिन्न रंग अर्थात बी आई बी जी वाई और ओ से रंगा गया है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज बता देता हूँ आपको, घन में जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 4 आसन फलक होते हैं आमने सामने, और एक जो होता है ना अपोजिट होता है किसी का भी, जब जाके 1 और 4, मतलब ये दोनों ना 6 फलक होते हैं, 4 आसन होते हैं, और एक उसका अपोजिट होता है। ठीक है, अब देखो ये चीज तो आपको पता ही होगा। अब देखो क्या देखा क्वेश्चन, ये आपको बता दिया मैंने पहले। क्वेश्चन में दे रखा है रंग बाई और ओ बी संलग्न फलक है। इसका मतलब क्या हुआ, बाई के ना, बाई जहाँ जहाँ आ रहा है, इन सब में बाई जहाँ जहाँ आ रहा है उनको लीजिए पहले। तो बाई का जहाँ जहाँ आ रहा है, देख बाई में यहाँ पर आ रहा है ओ आ रहा है, बी आ रहा है, फिर यहाँ पे बाई आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है आई आ रहा है और जी आ रहा है। यहाँ पे देखा हमने ओ बी, यहाँ पे वो ही आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। अगर ये सब बाई हैं, बाई के ये दे रखे मान जी ओ बी आई जी, ये तो आसन हो गए। तो अपोजिट क्या होगा बाई का, बचा हुआ अपोजिट होगा। तो बी इसका बाई का अपोजिट हो गया। ठीक है, बी अपोजिट हो गया। उसी प्रकार दोस्तों हम बी लेते हैं, क्योंकि बी दे रखा है ना, बी लेते हैं। तो बी का जहाँ बी आ रहा है वहाँ देखो, एक बी इसमें आ रहा है, एक बी इसमें आ रहा है, और बी इसमें आ रहा है। तो इनमें देखते हैं हम, तो बी का जब देखते हैं तो बाई ओ जी और बी आ रहा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट आई होगा। भाई बची हुई चीज अपोजिट होती है, बाकी जो चीज दे रखी है उसके जिस जैसे मान ले बी में, बी जिसमें इसमें दे रखा है, तो ये आसन कौन है बी के, ना कि अपोजिट। बची हुई चीज अपोजिट होती है, पता है। अब बचा क्या है, ओ बचा। ओ के आसन कौन कितने होंगे, ओ के आसन होगा वो जहाँ जा रहा है, ओ आ रहा है बाई के, बी के और वी के, ये वाली वी के। देखो हमने कुछ नहीं किया है, हमने ये किया है कि बाई, जैसे यहाँ पे बाई आया है तो हमने बाई को लिखा, फिर उसका आसन कोण को लिखा। बाई जहाँ जहाँ आ रहा है उनके आसन कोण का मतलब है कि जिस जिस जैसे बी इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसके जो बचे हुए हैं ना ये बी और जी, ये बाई के आसन कोण, आसन फलक हैं, तो वही लिखा हमने। और बचा हुआ जो होता है दोस्तों, ये
ये अपोजिट होता है, y का b अपोजिट था, b का i अपोजिट था, ठीक है। अब देखो, रंग ओ से रंगे गए फलक के प्रतिमुख फलक कौन सा हुआ। अब देखो दोस्तों, दो बचे, रंग ओ से मतलब प्रतिफल कौन होगा। तो भाई देख बचे अब कौन कौन से, एक तो आई हो गया और एक हो गया जी, ठीक है, सॉरी एक तो हो गया, हाँ एक तो हो गया आई और एक जी, यही बचे अब, बाकी सब इसके हो गए। अब एक चीज बताओ आपको, अगर बी जो आई है बी का अपोजिट है तो भाई ओ का तो नहीं हो सकता, इसका मतलब तो यही हुआ ना, ओ का तो हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो ओ है ना उसका जो प्रतिमुख फलक है ना वो जी होगा, क्योंकि आई नहीं हो सकता। आई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आई जो है ना बी का अपोजिट फलक है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर आया सी। दोस्तों ये क्वेश्चन मतलब गन मतलब चैप्टर होता है, क्यूब चैप्टर होता है, उससे क्वेश्चन है। इसमें देखो 6 फलक होते हैं, 4 आसन फलक होते हैं, एक अपोजिट फलक होता है, ठीक है। अब देखो हमने जैसे बाई लिया, अब बाई जिन जिन में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, जिन में आ रहा है तो इसका मतलब उसके जिन में आ रहा है, इसका मतलब उसके क्या है, आसन फलक है, और बचे हुआ फलक क्या है, उसका विपरीत अपोजिट फलक है। तो यही किया हमने, अपोजिट इसका बी था, फिर हमने बी लिया, बी का अपोजिट आई था, फिर हमने ओ लिया, इसके आसन कोण ले लिए। फिर हमसे पूछा है ओ के रंगे गए फलक के प्रतिमुख फलक कौन सा है। अरे भाई अगर बचे कौन से, दो ही फलक बचे अब, आई और जी, इनमें हमने देखा तो आई और जी बचे, आई और जी बचे तो हमने एक चीज तो देख ली, आई जो है ना वो किसका फलक है, आई है ना बी का फलक है अपोजिट, तो भाई ओ का तो नहीं हो सकता। अगर ओ का आई नहीं हो सकता तो इसका मतलब जी है, बचा हुआ जी, जी इसका फलक बिल्कुल है, इसका ये अपोजिट जी होगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर आ गया जी। एक बार फिर से आप आराम से क्वेश्चन को देखना, अगर समझ में ना आए तो फिर पूछ लेना, ऐसी बात नहीं। ये थोड़े से ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपने यदि पढ़े होगा ना कहीं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, वरना थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 55 वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 55 में क्या कह रहा है, 55 में क्या कह रहा है देखो, नीचे दिए गए कथनों पर उनके नीचे दिए गए 2 निष्कर्षों पर विचार कीजिए, ठीक है। यह है कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। क्या दे रखा है, कुछ व्यक्ति महान होते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, व्यक्ति है, कुछ महान होते हैं और कुछ बुद्धिमान होते हैं, तो इसका यही तो हो गया, इसका देख ये व्यक्ति हो गया, ये महान हो गया और ये बुद्धिमान हो गया, ठीक है। ये तो बन गया पेन आरेख, व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं। अरे भाई बुद्धिमान या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सिचुएशन क्या दे, कुछ व्यक्ति महान होते हैं कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, तो भाई इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता भाई कि या तो महान होंगे या बुद्धिमान होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ बचे हुए, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो है। ये तो नहीं है कि व्यक्ति महान होते हैं, ये तो निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ व्यक्ति न तो बुद्धिमान होते हैं और न ही महान होते, मतलब महान होते हैं और न ही बुद्धिमान होते हैं, ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, ये भी नहीं हो सकता। इसमें दूसरा व्यवहारिक बनेगा, जैसे ये है, इसमें आधा बुद्धिमान है आधा वो है, तो ये बन गया आधा और ये बन गया आधा, ये तो हो गया, जैसे मान ले ये महान वाला हो गया और ये हो गया बुद्धिमान। अब दूसरे वाला जो ये दे रखा है ना इसका, ये इसी के लिए आएगा, देखो कुछ व्यक्ति न तो महान होते हैं न बुद्धिमान होते हैं, भाई ऐसे तो कहीं है ही नहीं है, बुद्धिमान भी हैं आधे कुछ व्यक्ति और कुछ व्यक्ति महान भी है, तो ये तो गलत है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना भाई। कुछ तो कुछ, जैसे कुछ व्यक्ति महान हो सकते हैं या कुछ बुद्धिमान हो सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ जो बचे हैं वो कुछ और तो होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो इसलिए कथन निष्कर्ष 1 और 2 गलत है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों डी। दोनों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, दोनों वैध नहीं है, क्योंकि कुछ तो विद्यमान है कुछ महान है, पहले सिचुएशन में दे रखा था इसीलिए, तो ये तो नेगेटिव आ गया इनका दोनों का निष्कर्ष।
तो इसलिए इसका आंसर आया दोस्तों डी। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हर साल आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने, और हर साल आते हैं, ऐसी बात नहीं इसी साल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 56 क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है 56 क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन दे रखे हैं। कुछ लोग यूएफओएस अनविज्ञात उड़न तस्तरियों को देखे जाने का दावा करते हैं। ठीक है। दूसरे, खगोल पिंडों पर जीवन संभावना मानी जाती है। ठीक है। अंतरिक्ष यात्रा अब तक स्थापित तथ्य है। ये तीनों दे रखे हैं। इसके पीछे फिर पूछा हमसे निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या यूएफओ खगोलीय पिंड है। भाई ऐसा थोड़ी कहा है यूएफओ खगोलीय पिंड है, ऐसा तो इसमें कहीं स्पष्ट रूप से कहा ही नहीं है ना। आप देख लो इसमें कहाँ है, क्या नहीं कहा ना। नहीं, यूएफओ अन्य खगोलीय पिंडों से भेजे जाते हैं, ये भी नहीं कहा गया। भाई इसमें दूसरे में क्या कहा है कि खगोलीय पिंडों पर जीवन संभव है। इसका मतलब ये थोड़ी कि जो उड़न तस्तरी भेजी है वो खगोलीय पिंड पर भेजे जाते हैं, ये नहीं हो सकता भाई। अन्य खगोलीय पिंडों में रहने वाला कुछ स्पीशीज मनुष्य से अधिक बुद्धिमान, ये तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा इसमें, गलत। यूएफओ के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात जरूरी है कि यूएफओ के बारे में कुछ निश्चित नहीं कह सकते, तो इसलिए इसका दोस्तों इसका आंसर आ गया डी। ऐसे क्वेश्चनों में मतलब ज़्यादातर क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि आंसर यही आता है कि भाई निश्चित नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? कि जो हमको सिचुएशन दे रखी है उनके हिसाब से ये तीनों चीज़ें तो बताई है ना, ये संभव ही नहीं हो सकती, ये तो बात फिक्स है। अगर ये संभव नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये है कि वो हमें निर्धारित नहीं कर सकते। जो हमको सिचुएशन दे रखी है, जो कंडीशन दे रखी है, इसके हिसाब से हम उनको वेरीफाई नहीं कर सकते क्वेश्चन को। तो इसलिए उसका मतलब लास्ट ही ऑप्शन आएगा ज़्यादातर है कि निश्चित नहीं कहा जा सकता इस चीज़ों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं 57। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखने में अजीब लग रहा होगा। अजीब इसलिए लग रहा होगा यार ये क्या दे रखा है, ये ए बी सी इंटू डी डबल ई एफ डी बराबर ए बी सी, और फिर पूछ लिया हमको डी ई एफ डी और ए का मान पूछ लिया। ये क्या क्वेश्चन है भाई? यार ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये विभाजकता वाले जो चैप्टर होता है, ये विभाजकता जो होती है, विभाजकता वाला जो होता है ना, उससे पूछा है। ये कहने का मतलब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, और लेंदी नहीं है। आप समझेंगे, आप क्वेश्चन कराएंगे तो आप कहेंगे बहुत सीधा क्वेश्चन है। तो देखते हैं आप, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ए बी सी डी डबल ई डी, ए बी सी जहाँ ए बी सी डी ई अंक भिन्न भिन्न अंक है और डी ई का मान पूछा। अब दोस्तों देखो, मान लीजिए हम ए और बी और सी तीनों का मान 1, 2 और 3 रख लें। मानने में क्या जा रहा है, मान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये क्या कर रहा है कि भाई डी डबल ई और डी, इसका मान जब हम रखते हैं तो ये आता है भाई ए बी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी का मान हमने ए बी 1 2 3 रखा है, तो ए बी सी और ए बी सी का मान क्या आएगा? ये आएगा 1 2 3 और 1 2 3, ये आएगा, ये तो फिक्स है। तो हमने डी डबल ई और डी का मान रख दिया दोस्तों, ये निकाला। तो 1 2 3 अपॉन 1 2 3। 1 2 3 हमने क्यों लिखा अपॉन में? क्योंकि ए बी सी का मान हमने 1 2 3 रखा है, जबकि डी डबल ई डी का मान हमने वो रखा, क्या रखा? 1 2 3 और 1 2 3 या दे रखा है ना, उस हिसाब से हमने इसे काटा तो ये आया 1001। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ डी डबल ई डी का मान हमने क्या है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो डी डबल ई डी का मान था ना, डी का यहाँ पर 1 आया, ई का यहाँ पर 0 आया, ई का 0 और डी का 1, तो इसका मतलब होगा डी का मान 1 और ई का मान 0। डी का मान 1, ई का मान 0। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में इसलिए नहीं आया होगा कि विभाजकता वाला नियम जो चैप्टर होता है आपने पढ़ा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। 1001 इसका एक ये ऐसी संख्या है जिसमें मतलब आप भाग देंगे
जैसे रिपीट वाले क्वेश्चन, जैसे 1 2 3 1 2 3, इसमें हम 1 2 3 का भाग देंगे तो ये 1000 एक बार जाएगा। रिपीट वाली जो जैसे पुनरावृत्ति वाली जो संख्या होती है उनमें भाग जाता है तो 1001 आएगा, ये फिक्स है। फिर से बताते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दे रखा है ABC इंटू डी डबल ई डी बराबर ABC और ABC दे रखा है, और इसमें बोला है ABCD और E भिन्न अंक है, अलग अंक है, ठीक है। अब दोस्तों ये बात तो होगी अलग अंक है, ठीक है। अरे भाई जब ये कह रहा है कि भाई इसका मान इसके मान के बराबर है, तो हमने एक सिचुएशन रखी है, हमने ABC का मान 1 2 और 3 रख दिया। अगर ABC का मान 1 2 3 रख दिया तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ABC इसका मान भी 1 2 3 1 2 3 है। अगर हमको DEED मतलब D और E का मान निकालना है तो हमको 1 2 3 अपॉन ABC वाला मान रखना है, नीचे काटना है, तो DEE इसका मान आएगा 1001। अगर DEED का मान 1001 आ रहा है तो यहाँ पे D का मान 1 आएगा, E का मान यहाँ पे 0 आएगा, फिर E का मान 0 आएगा, फिर D का मान A आएगा। तो D का मान 1 आ रहा है और E का मान 0 आ रहा है, ऐसे आया है। हमने ये कुछ नहीं किया, हमको जो सिचुएशन दी है। आप ये जरूर नहीं है कि भाई 1 2 3 रखें, 4 5 6 भी रख सकते हैं, पर यहाँ पे भी ऐसे रखना पड़ेगा 4 5 6 4 5 6। जब हम 4 5 6 का भाग देंगे फिर भी 1001 आएगा। 1001 आएगा मतलब ये D का मान 1 आया है, 0 E का मान आया है, तो ऐसे आ जाएगा इसका आंसर। कुछ भी रख सकते हैं संख्या जैसे हमको दे रखी है। क्योंकि इसमें एक चीज़ और दे रखी है भाई, ABCDE का मान जो है भिन्न अंक है, इसलिए इसका दोस्तों आंसर आएगा C ऑप्शन। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आया तो हम बाद में पूछ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहले आपने पढ़े होंगे तभी समझ, मतलब थोड़े से जब अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, तुरंत समझ में नहीं आ सकते। हाँ एक बात ज़रूर है इसमें कि जो 57 क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देखने में लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आप जैसे ही आपने 1001 का नियम कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, तब आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि रिपीट वाली क्वेश्चनों को, मतलब रिपीट वाली संख्याओं को, रिपीट मतलब A1 जैसे, मतलब रिपीट का मतलब है कि 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब ये है ये जो आएगा ना ये 1001 से भाग जाएगा, इसका मतलब यही तो हुआ 1 2 3 और 1 2 3, क्योंकि इसमें भी रिपीट है ना ABC, इसलिए ये आपको तभी समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसका आंसर आ गया C। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 58। नीचे दिए गए आरेख मतलब ग्राफ दे रखा है, किसी विशेष वस्तु की कीमत दे रखी है, वर्षवार दिखाया गया है। 1990 की वस्तु की कीमत क्या है, ठीक है, कीमत के बारे में 1990 ये रहा भाई, ठीक है। अवश्य रुपये 10 रही होगी भाई, 10 तो नहीं रही होगी, 10 तो यहाँ है ना, 10 तो नहीं रही होगी, हम देख रहे हैं तो सीधा देख लो। अवश्य बाहर रही होगी भाई, 10 यहाँ है और 20 यहाँ है भाई, इन दोनों के बीच में दिख रहा है कहीं, बाहर तो नहीं रही होगी, निश्चित तो नहीं कह सकते हम। अवश्य 10 और 20 के बीच में कहीं भी रही होगी। हाँ यहाँ देखते हैं हम, देखो यहाँ देखते हैं तो भाई दोनों के बीच में तो है कहीं कंडीशन, ये तो हो रही है बात सही, ठीक है। अगला देखते हैं, उसकी वर्ष 1991 से अधिक है, उसकी वर्ष 1991 से अधिक है भाई, 1991 मान ले यहाँ पे, ये नहीं, ये अधिक तो नहीं है, कम ही है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर आएगा C कि भाई उसकी जो अवश्य 10 और 20 के बीच में रही होगी उसकी कीमत जो रही, ठीक है। यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब 59 वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही सीधा क्वेश्चन है, आप समझ में आ जाएगा, बहुत ही सीधा है। देखो दो परिवार दे रखे हैं A और B, विभिन्न पदों पर किए गए खर्च का अनुपात दे रखा है, निम्नलिखित में से दंड संचित्रों में निरूपित किया गया है, ठीक है। इनका खर्चा दे रखा है, A का, ये B का दे रखा है, ये इसकी टोटल खर्च दे रखा है और इसका टोटल खर्च दे रखा है, ठीक है। एक तो हम इसका वो निकाल लेते हैं पूरा तीनों खर्च। इसमें कुल खर्च दे रखा है 20,000। अगर 20,000 का, अगर दोस्तों 20,000 का, अगर 20,000 का हम 50% निकालें तो क्या आएगा, 10,000, ठीक है।
अगर 30% निकाले तो क्या आएगा, 20,000 इंटू 30/100 किया तो 6,000 आएगा। उसी प्रकार दोस्तों हम 20% निकाले तो 4,000 आएगा। परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं, तो उसी के हिसाब से निकालें। 20,000 का निकाल रहे हैं हम, 50% 10,000 आया, 30% 6,000 आया, और 20% शिक्षा वाला वो 4,000 आया। ठीक है, ये इसका तो हो गया। इधर देखते हैं हम, ये 1,00,000 है। खाद्य पदार्थ पर 1,00,000 का मतलब 10% का मतलब 10,000। ठीक है, परसेंटेज निकालेंगे तो 10,000 ही आएगा। 60% का मतलब कितना है, 60,000। बिल्कुल 60,000 होगा, क्योंकि 1,00,000 में 60% का 60,000 होगा। मतलब 100 में 60 का मतलब 60 ही तो होता है परसेंटेज का मतलब, तो वही चीज़ है, 60,000 आया। फिर शिक्षा पे कितना आएगा, बचा जो शिक्षा पे होगा 30,000। ठीक है, ये इसका वो आ गया, इन दोनों की वो राशि आ गई। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन करते हैं। इन सचित्रों में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, क्या निकाल सकते हैं कि, क्या निकाल सकते हैं, परिवार ए ने खाद्य पदार्थों पर परिवार बी की अपेक्षा अधिक खर्च किया। भाई दोनों ने खाद्य पर तो खर्च बराबर किया ना, इसने भी 10,000 इसने भी 10,000, ये तो नहीं हो सकता। परिवार बी ने खाद्य पदार्थ पर परिवार ए की अपेक्षा अधिक किया है, खाद्य पदार्थ दोनों ने बराबर किया है, ये भी नहीं हो सकता। परिवार ए और बी के खाद्य पदार्थ जो खर्च किया है वो राशि बराबर है, खर्च बराबर है। हाँ, ये बात तो सही कह रहा है भाई। ये देखो, परिवार इसने भी 10,000 किए हैं, परिवार बी ने भी 10,000 किए खाद्य पर, ये बात तो सही है। ठीक है, एक प्रकार से मान लेते हैं। परिवार ए और बी की खाद्य पदार्थ पर किए गए खर्च की तुलना नहीं की जा सकती, ये गलत है। तुलना तो कर ही रहे हैं हम भाई, उसने भी 10,000 खर्च किए, इसने भी 10,000 खर्च किए, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों सी। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर आ गया सी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे फिर हम करेंगे। ये 60 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तुलनात्मक क्वेश्चन आते हैं, तुलनात्मक बड़ा छोटा कौन, मतलब ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो, ये देखते हैं हम, इसमें दे क्या रखा है, ऊषा कमला से तेज दौड़ती है। भाई ठीक है, ऊषा जो है ना कमला से तेज दौड़ती है। ठीक है, प्रीति स्वीति से धीमा दौड़ती है, तो इसका मतलब स्वीति तेज दौड़ती होगी, प्रीति स्वीति से धीमा दौड़ती है, इसका मतलब स्वीति जो है तेज दौड़ती होगी प्रीति से। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, स्वीति कमला से धीमा दौड़ती है, तो क्या हो गया इसका कंडीशन का मतलब है कि भाई जो ऊषा थी उससे तो कमला दौड़ी, और फिर क्या कह रहा है, स्वीति कमला से तेज धीमा दौड़ती है, स्वीति जो है कमला से धीमा दौड़ती, तो फिर स्वीति आ गई, फिर कौन आ गई, प्रीति आ गई। ठीक, यही तो बात है। फिर पूछा है हमसे सबसे धीमा कौन दौड़ती है, भाई इन तीनों में हम देखते हैं ऊषा कमला स्वीति में प्रीति दौड़ती है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी। देखो, अब समझ में नहीं आया तो फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है देखो कि भाई ऊषा कमला से तेज दौड़ती है, ऊषा कमला से तेज दौड़ती है। ठीक है, हमने इसे लिख लिया। प्रीति स्वाति से धीमा दौड़ती है, तो स्वाति इसका मतलब तेज दौड़ती होगी, तभी तो प्रीति धीमा दौड़ रही है, इसका मतलब तो ये ठीक है। फिर कह रही है स्वाति जो है ना कमला से धीमा दौड़ती है, तो हमने सिचुएशन फिर से बनाई, ऊषा कमला से तेज दौड़ती है, कमला जो है स्वाति से तेज दौड़ती है, और स्वाति जो है प्रीति से तेज दौड़ती है। तो फिर पूछा है हमसे सबसे धीमा कौन दौड़ती है, तो सबसे धीमा प्रीति पूछ धीमा दौड़ती है। अगर हमसे पूछता सबसे तेज कौन दौड़, तो ऊषा आता। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर आ गया प्रीति। प्रीति जो है ये इसका आंसर है कि प्रीति सबसे धीमा दौड़ती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, उनका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं होगा तो एक बार समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आप जैसे हम आप वीडियो को फिर से देखिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। अब इस 2015 का पेपर है, इसकी मैथ और रीजनिंग वाले पार्ट की एक और वीडियो आएगी, फिर ये 2015 वाला पेपर खत्म हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अब हम इसी प्रकार और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जैसे आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन सीधे आ रहे हैं कि कठिन आ रहे हैं। बस आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप कृपया
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों, ताकि लोगों को मैथ और रीजनिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है सीसेट में प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बना रहने के लिए।